तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, चेयरमैन बोलते हैं अच्छा था वो फेडरेशन की जो मीटिंग है वो कोरिया के अंदर होने वाली है। आखिर इस मीटिंग के अंदर किस किस को बुलाया गया है। ब्रांच मैनेजर चीफ के सामने एक फाइल रखते हुए बोलते हैं इस फाइल के अंदर उन सभी लोगों की लिस्ट है और साथ ही ये खबर निकल कर आ रही है कि इस वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल हंटर है यानी कि फेडरेशन वो भी इस मीटिंग के अंदर आ रहा है। ये सुनकर चीफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है ये तो हमारे प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। इसके बाद हम ब्लू हाउस प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट ली और चेयरमैन दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। प्रेसिडेंट ली चेयरमैन से बोलता है हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है और फिर वो दोनों काफी टाइम तक आपस में फालतू की बातें करते हैं। इसके बाद चेयरमैन प्रेसिडेंट ली से बोलता है कि जो बिजी बंदा होता है उसके साथ में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं सीधा मेन पॉइंट पर आता हूँ। हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आया था कि उन्होंने जो फेडरेशन की मीटिंग है वो कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज की है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ली हैरानी से बोलते क्या एक एपिसोड टाइटल इवेंट बिना किसी शर्त के कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चेयरमैन पार्क जुन उससे बोलते हैं इसलिए हमें कुछ टाइम के लिए होनस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चुप रहना होगा। ये तो तुम्हें पता है कि जो पोर्टल होती है वो एक नेशन के लिए एक सोने की खदान की तरह होती है। प्रेसिडेंट ली बोलता है कि सिटीजन की सेफ्टी के लिए उन होनस वालों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए ये एक सेंसिटिव मैटर है। अगर हमारे पास इथर कोर की कमी होती है तो हमारे पास बिजली के साथ साथ और भी बहुत सारे रिसोर्स की कमी आ जाएगी। चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं कि मैंने उस एंडरसन से ये पूछा था कि जब वो होनस वाले उन पोर्टलों से बाहर निकलेंगे तो क्या वो उनसे फाइट लेने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस कमीने ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। उसे अपनी कंट्री की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका जो भाई है वो फेडरेशन है जो कि वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। ली बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो करंट सिचुएशन को अनऑफिशियली मॉनिटर करेगा। आगे से चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं कि हमें अपनी डेवलपमेंट और सिटीजन की सेफ्टी के लिए पहले इंश्योर कर लेना चाहिए। ये सुनकर ली पूछता आखिर कैसे। चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं तुम जल्दी से एक हाईएस्ट रैंक का मेडल तैयार करो। आगे से ली बोलते हैं क्या तुम इसे मैक्स को देना चाहती हो। चेयरमैन पार्क जुन बोलता है हाँ, क्योंकि हमारे पास मैक्स रहेगा तो हमें किसी से भी जलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ली भी खुश होकर बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर अमेरिका वालों के पास में उनका स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर फेडरेशन है तो हमारे पास भी मैक्स है और मैक्स को इस फेडरेशन की मीटिंग के अंदर कोरिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हुए अटेंड करना चाहिए, इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। मैक्स बोलता है क्या वो लोग मुझे मेडल देना चाहते हैं। चानो से बोलता है कि वो लोग इसे फर्स्ट क्लास का नेशनल मेडल कहते हैं लेकिन ये सबसे हाईएस्ट रैंक का मेडल है। मैक्स बोलता है लेकिन ये तो मेरे लिए सिर्फ एक कुत्ते के पट्टे के समान है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। चानो से कहता है कि वो लोग तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते हैं जो सरकार को मिलता है, जैसे कि पेंशन और टैक्स। ये सुनकर मैक्स हैरानी से बोलता है क्या वो लोग मुझे पेंशन और टैक्स देने के लिए तैयार हैं। चानो बोलता है हाँ, वो लोग तुम्हें 30% रेवेन्यू देने के लिए तैयार है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। चानो बोलते हैं हमको इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया गया था कि जो वर्ल्ड हंटर फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस है वो कोरिया के अंदर होने वाला है। ये सुनकर मैक्स बोलते हैं क्या वर्ल्ड हंटर कॉन्फ्रेंस, आखिर ये क्या है। चानो मैक्स को बताता है कि ये एक हंटर इवेंट है जहाँ पर वर्ल्ड रैंकिंग अनाउंस की जाती है और तुम कोरिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हो। मैक्स बोलता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, क्या तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हो। चानो बोलते हैं नहीं, मैं वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो मेडल पहनाने वाला काम है वो फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाने वाला है। मैक्स बोलते हैं मुझे उस मेडल को लेने के लिए उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा, ये तो सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। चानो मैक्स से पूछते हैं बाद में हमारी क्लैन के बाकी के हंटर कहाँ पर हैं। मैक्स चानो को बताते हैं कि वो सभी अपना अपना लेवल अप कर रही हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम पैंथियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूसु अपनी फुल एनर्जी को यूज करते हुए अपनी वाइंड एरिया स्लो टेक्निक का यूज करती है, जिससे कि वहाँ पर जितनी भी स्पाइडर होती है उन सभी के ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है और उन सभी की स्पीड स्लो हो जाती है। और तभी चिंकू अपने हाथ में डैगर पकड़े हुए भागते हुए जाता है और वो जंप करके एक स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाता है। चिंकू स्पाइडर से बोलते हैं तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। ये बोलकर चिंकू अपने डैगर को स्पाइडर के सिर में घुसा देता है, जिससे कि स्पाइडर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अपने सिर को जोर से झटकता है, जिससे कि चिंकू लुढ़कता हुआ काफी दूर तक चला जाता है। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं। जिमी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी को अपनी गन की बुलेट के साथ में फ्यूज कर देती है, जिससे कि जिमी की गन की जो बुलेट होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिमी अपनी एनर्जी को अपनी गन की बुलेट के साथ में फ्यूज करने के बाद वो अपनी मैजिक बुलेट को उन स्पाइडर के ऊपर शूट कर देती है, जिससे कि वो सभी बुलेट होती है वो उन सभी स्पाइडर को आकर लगती है और वो सभी स्पाइडर वहां पर फ्रीज हो जाती है। और तभी वहां पर सियो डोंगचुंग अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए वहां पर जमीन में एक जोरदार पंच मारता है और वहां पर काफी सारी स्पाइडर मारी जाती है। और साथ ही सियो डोंगचुंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ओपन कर देता
देता है, जिससे कि काफी सारी स्पाइडर अपने आप ही सियो डोंगचुंग के पास आ जाती हैं और सियो डोंगचुंग अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करते उन स्पाइडर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते और उन सभी को मार देता है। और फिर काफी टाइम तक वो सभी लोग उन स्पाइडर के साथ में फाइट करते उन सभी स्पाइडर को मार देते हैं। सियो डोंगचुंग जिम्मी से बोलते हैं तुम्हारा जो कोल्ड अटैक है उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा है। आगे से जिम्मी भी स्माइल करते हुए बोलती है लीडर सियो डोंगचुंग तुम्हारी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो भी काफी ज्यादा है। और तभी उनके सिस्टम पर मैसेज आता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया और इस एरिया की जो स्पाइडर क्वीन थी तुमने उसको हरा दिया है। रियुसु वहां पर आकर बोलती है बॉस का मैसेज हमारे सामने आ गया है। और रियुसु ने चिंकू को पकड़ के रखा होता है। चिंकू बोलता है मुझे जाने दो, मैंने अभी अभी तो इतनी सारी अनोइंग बग का सामना किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं। वो ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है कि कोरिया में बहुत ही कम पोर्टल ओपन हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा। वो ओल्ड मैन ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वो स्ट्रीमर आ जाता है। वो ओल्ड मैन उस स्ट्रीमर से बोलता है योंगचुल आखिर बाहर क्या चल रहा है। तो आगे से वो स्ट्रीमर जिसका नाम योंगचुल है वो बोलता है क्या तुमने न्यूज में देखा जो फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस है वो कोरिया के अंदर होने वाला है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है ये काफी अच्छा है, लेकिन इससे हमारी पोर्ट्रेस क्लैन का क्या फायदा है। स्ट्रीमर उससे बोलता है कि अगर हम अपनी पोर्ट्रेस क्लैन को डायसुंग क्लैन के एक स्पेशल पार्टनर के रूप में दिखाते हैं तो हमारे पास बाहर की कंट्री से भी पोर्टल के अंदर के रिसोर्स को कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो स्ट्रीमर आगे उसे बताता है इस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस का मेन सेंटर है वो मैक्स है, जहाँ पर उसकी हंटर रैंक को अनाउंस किया जाएगा। और मैक्स डायसुंग क्लैन के अंदर है, इसलिए काफी सारे लोगों का ध्यान डायसुंग क्लैन की तरफ जाएगा। इसलिए काफी बंदों का ध्यान उनकी पोर्ट्रेस क्लैन की तरफ भी जाएगा जो उनके पोर्टल के अंदर से उनके रिसोर्स को कलेक्ट करती है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है पहले तो मैं ऐसी अपनी खाली उंगली को चूस रहा था क्योंकि कोरिया के अंदर साला कोई पोर्टल ओपन हो ही नहीं रहा था। चलो इस मौके का यूज करके बाहर की कंट्री के मार्केट का पता लगाते हैं। और फिर वो स्ट्रीमर उस ओल्ड मैन को मक्खन लगाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ वीडियो को रिकॉर्ड करना है, इसमें तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि तुम तो पहले से ही डायसुंग क्लैन के लीडर चानो को जानती हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सभी बातों के पीछे तुम्हारा स्टार्टिंग से यही गोल था। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं डायसुंग क्लैन के लीडर चानो को इसके बारे में पूछूंगा। तो वो स्टीमर भी बोलता है थैंक यू। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक अलग ही जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एंडरसन रेन किसी से बोलता है जैसा कि आपने हमसे कहा था कि हमने फेडरेशन कॉन्फ्रेंस है उसे कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न करीना होती है जिसने ये सब कुछ रेन से बोला था। वेस्टर्न करीना अपने पास एक क्यूब को निकालती है जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। इसे देखकर रेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। रेन अपने मन में बोलता है ये तो एक पोर्टल क्यूब है। वेस्टर्न करीना खड़ी होकर अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए उस पोर्टल क्यूब को रेन के आगे रख देती है और उससे बोलते है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लो और इस पोर्टल के अंदर जाकर छुप जाओ। रेन वेस्टर्न करीना से पूछता आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। वेस्टर्न करीना अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब होती हुई बोलती है जो मैं चाहती हूँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ये सुनकर रेन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वेस्टर्न करीना वहाँ से गायब होकर चली जाती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड। तो भाई लोग इस पजल को सोल्व करो, वो कौन सी चीज है जिसे मुंह में डालकर अंदर बाहर आगे पीछे करती है और फिर कुछ टाइम के बाद उसमें से सफेद थूक निकल जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वेस्टर्न करीना अपने पास एक पोर्टल क्यूब को निकालकर उसे रेन के सामने रख देती है और उस पोर्टल क्यूब के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। रेन वेस्टर्न करीना से पूछता आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। वेस्टर्न करीना अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए वहाँ से गायब होते हुए बोलती है मेरा जो प्लान है वो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये बोलकर वेस्टर्न करीना वहाँ से गायब होकर चली जाती है और वेस्टर्न करीना की बात सुनकर रेन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद रेन खड़ा होकर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करता है तो आगे से कॉल वाला बंदा बोलता है क्या हो गया सर जी। रेन उससे बोलता है हमारे जितने भी मेंबर हैं उन सभी को इकट्ठा कर लो, यहाँ पर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और फिर हम इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एयरप्लेन आराम से आकर लैंड हो जाता है। और इसके बाद हम इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर खड़े होती है। वहाँ से काफी सारे एस क्लास के हंटर आ रहे होते हैं। उनको देखकर वो रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रही होती है। वो रिपोर्टर बोलती है इंचियोन एयरपोर्ट के ऊपर एक के बाद एक एस क्लास के हंटर आई जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब दुनिया से इतने सारे एस क्लास के हंटर एक जगह पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस एयरपोर्ट के ऊपर इस वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर एंडरसन भी आने वाला है। और तभी वहां पर एंडरसन भी आ जाता है। उसे देखकर वो रिपोर्टर बोलते हैं देखो ये तो एंडरसन है, ये इस वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। वो पहले वाली रिपोर्टर बोलती है जो एंडरसन है वो इस एयरपोर्ट के एंट्रेंस के ऊपर पहुंच गया है। और फिर हम एंडरसन को देखते हैं जो मस्त से अपनी पोज
पोज बनाकर आराम से खड़ा होता है। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है तुम तो इस आउटफिट में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। और आगे से मैक्स अपने मन में सोच रहा होता आखिर ये मेडल है क्या, मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम को ये मेडल इतना ज्यादा पसंद आएगा। और तभी वहाँ पर जीसू की आवाज आती है। जीसू मॉम से बोलती है मॉम मुझे वो वाली ड्रेस नहीं मिल रही है जो पिछली बार यूसू ने मुझे गिफ्ट में दी थी। मैक्स की मॉम जीसू से बोलती है मैंने उस आउटफिट को ड्रेस रूम के अंदर रख दिया था, मुझे लगा वो बाहर खराब हो जाएगी, तुम 1 मिनट वेट करो मैं अभी उस ड्रेस को लेकर आती हूँ। और उसी टाइम मैक्स के पास एक कॉल आता है और हम देखते हैं कि ये चानहो का कॉल होता है और मैक्स चानहो की कॉल को पिक कर लेता है। चानहो मैक्स से बोलता है भाई तू कहाँ पर है, मैं नीचे कार लेकर आ गया हूँ, तू जल्दी से अपनी फैमिली के साथ में तैयार होकर आ जा। तो आगे से मैक्स भी बोलता है ठीक है। और फिर हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फंड्रेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वहाँ पर वो स्ट्रीमर भी होता है। उस साले ने कैसे न कैसे करके वीडियो रिकॉर्ड करने का जुगाड़ कर ही लिया होता है। वो स्ट्रीमर अपनी ऑडियंस से बोलता है भाई लोग देख रहे हो तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर वो फेडरेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इस जगह पर दुनिया के सबसे बेस्ट एस क्लास के हंटर आने वाले हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भर गया हूँ। और तुम्हारा भाई तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपने चैनल पर सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम करूंगा, इससे ज्यादा क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम तुम लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। और फिर हम उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं और वहाँ पर हमारा हीरो मैक्स और उसकी फैमिली भी आ गई होती है। मैक्स को देखकर वहाँ पर एक हंटर अपने मन में बोलते हैं अच्छा तो यही है मैक्स जिसने उस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर किया था। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसर बोलता है यहाँ पर जितने भी एस क्लास के हंटर और बाकी सभी लोग आए आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मेरा नाम माइकल जांग और आज की जो फेडरेशन की मीटिंग है मैं इसे होस्ट करने वाला हूँ। आज का ये हंटर फेडरेशन कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट ली हैं वो पहले नेशनल मेडल अवार्ड की सेरेमनी को करना चाहता है, इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग तालियों के साथ में हमारे प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। ये सुनकर मैक्स की मॉम और जीसू दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जीसू बोलते हैं क्या प्रेसिडेंट खुद मैक्स को वो मेडल देने वाले हैं। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेज के ऊपर चला जाता है। अनाउंसर बोलता है प्लीज अब हंटर मैक्स भी स्टेज के ऊपर आ जाइए। तो मैक्स भी खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लग जाता है और पीछे से जीसू और मैक्स की मोमो से जोर जोर से चीयर कर रही होती है। वहाँ पर सभी लोग तालियों के साथ मैक्स का स्टेज के ऊपर वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंट अपने पास से उस नेशनल मेडल को निकालकर मैक्स के गले में डाल देता है और मैक्स से बोलता है हंटर मैक्स हमारे कोरिया को प्रोटेक्ट करना। आगे से मैक्स सीधा उसके मुंह पर बोल देता है भग जा मैं नहीं करने वाला। ये सुनकर प्रेसिडेंट स्माइल करते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है तुम पहले जैसे कर रहे थे वैसा ही करते रहो। और फिर प्रेसिडेंट मैक्स के हाथ को ऊपर की तरफ कर देता है। मैक्स अपने मन में बोलता है मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं कि वो इस मेडल को किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये मेडल कुत्ते के पट्टे के समान लग रहा है। चलो ठीक है मैं इस बारे में भूल जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि इस मेडल को मिलने के बाद मुझे काफी सारा टैक्स और पेंशन मिलने वाली है। मैक्स की मॉम इमोशनल होकर बोलती है अब मैक्स के डैड को मैक्स के ऊपर गर्व होना चाहिए क्योंकि अब मैक्स को भी एक मेडल मिल चुका है। और दूसरी तरफ वो स्ट्रीमर तो रोने लग जाता है। वो स्ट्रीमर बोलता है फाइनली मैक्स को एक मेडल मिल चुका है, अब मैक्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैक्स अपना मेडल लेकर वापस आ रहा होता है तभी मैक्स के सामने एंडरसन आ जाता है। एंडरसन मैक्स से बोलता है मिस्टर मैक्स आपको ये मेडल मिलने पर बहुत ज्यादा बधाई हो। मैक्स उससे बोलता है भाई कौन है तू। एंडरसन एक पोज देकर बोलता है मैं हूँ एंडरसन इस वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर। एंडरसन स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है जरूर ये मेरा नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होगा, लेकिन मेरा घंटा। मैक्स तो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। ये देखकर एंडरसन बोलता है ये अजीब सी चीज मेरे साथ दोबारा से हो रही है, अब तो मैं पहले से काफी अच्छा दिखता हूँ। लेकिन तभी एंडरसन की वॉच के ऊपर एक रेड अलर्ट आने लग जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक एस क्लास का हंटर घबराते हुए बोलता है मिस्टर हान टोक्यो के अंदर एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। और तभी दूसरा हंटर बोलता है कि संघाई के अंदर भी एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। और उसी टाइम एक और हंटर बोलता है कि बर्लिन के अंदर भी एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। ये सब कुछ सुनकर वो अनाउंसर काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। की होंग उस अनाउंसर के पास आकर उससे बोलता है माइकल अचानक से पूरी दुनिया में कई जगहों पर एस क्लास के पोर्टल ओपन हो गई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये जो फेडरेशन की मीटिंग है इसे यहीं पर रोकना होगा। और फिर हम फैंग को देखते हैं। फैंग वहाँ पर मस्त आराम से बैठा होता है। फैंग अपने मन में बोलता है फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मैक्स अपने पैंथेन के अंदर आ जाता है। वो छोटी सी तितली मैक्स से बोलती है बॉस आपका वेलकम। मैक्स उस छोटी सी तितली से बोलता है ओए कीड़े जल्दी से हेमली शॉप को ओपन करे। तो मैक्स की बात सुनकर वो छोटी सी तितली हेमली शॉप को ओपन कर देती है। मैक्स उससे बोलता है मैं फ्यूचर जर्नल को परचेस करना चाहता हूँ। ये बोलकर मैक्स फ्यूचर जर्नल को परचेस कर लेता है। मैक्स फ्यूचर जर्नल से पूछता है आखिर साउथ कोरिया को छोड़कर बाकी की जितनी भी कंट्री उन सभी में एस क्लास के पोर्टल ओपन हो रही हैं और चारों तरफ
तरफ तबाही मच रही है। आखिर साउथ कोरिया के अंदर कोई भी एस क्लास का पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो कमीने मुझसे बचना चाहती है? इसके बाद सीन चेंज होता है, हम यूएस का सीन देखते हैं जहाँ पर एकदम मस्त सा सीन होता है और एक बंदा बाकी के बंदों से बोलता है चलो फिर बाद में मिलती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वहाँ पर सभी बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और फिर हम आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पर आसमान में एक एस क्लास का पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर निकल रही होती हैं। और फिर हम टोक्यो सिटी के सेंटर का सीन देखते हैं, वहाँ पर भी काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टरों ने तबाही मचाकर रखी होती है। और फिर हम एक बिल्डिंग के ऊपर एक हंटर को देखते हैं, वो उन मॉन्स्टरों को देखकर बोलता है वो मॉन्स्टर यहीं पर है, जल्दी से उन स्मोक वाले ग्रेनेड को फोड़ दो। तो उस हंटर की बात सुनकर बाकी के जो हंटर होते हैं वो उन स्मोक ग्रेनेड को वहीं पर फोड़ देते हैं, जिससे कि वहाँ पर उन मॉन्स्टरों के पास बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और उन मॉन्स्टरों को आसपास का दिखना बंद हो जाता है और वो मॉन्स्टर गुस्से में जोर जोर से हाउल करने लग जाते हैं। और तभी वो बिल्डिंग वाला हंटर बाकी के हंटरों से बोलता है जल्दी से इन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर दो। तो उसकी बात सुनकर वहाँ पर जितने भी हंटर होते हैं वो अपनी एनर्जी को अपने एरो के साथ में फ्यूज करके उन एरो से उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी हंटरों के एरो सीधे उन मॉन्स्टरों को जाकर लगते हैं, जिससे कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। लेकिन तभी उन मॉन्स्टरों को भी पता चल जाता है कि उनके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से अटैक हो रहा है और उनमें से एक मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से बिल्डिंग के ऊपर जंप लगाता हुआ सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वो सीधा एक हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मास्क वाला हंटर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस वुल्फ को बीच में से चीर देता है। वो हंटर उस मास्क वाले हंटर के सामने झुककर बोलता है कैप्टन मुझे बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। तो उसका कैप्टन भी बोलता है ठीक है। और फिर वो कैप्टन उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है अगर इस एस क्लास की पोर्टल से ऐसे ही मॉन्स्टर बाहर निकलते रहे तो ये टोक्यो शहर का तो काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद हम यूएस वॉशिंगटन का सीन देखते हैं जहाँ पर भी एकदम तबाही मची होती है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक हंटर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे कुचलकर वहीं पर मार देता है और वो उसे मारकर जोर से दहाड़ता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है। और हम देखते हैं कि ये भी कुछ हंटर होती है। वो हंटर उन सभी का कैप्टन होता है। वो बोलता है साले ये पोर्टल भी तभी फ्रैक्चर होता है जब हमारे साथ एंडरसन नहीं होता है। उसके साथ वाली हंटर लड़की उससे बोलती है कैप्टन चलो पहले पीछे हटते हैं और जब एंडरसन यहाँ पर आ जाएगा तो हम उसके साथ में मिलकर इन मॉन्स्टरों के ऊपर फिर से अटैक कर देंगे। ये सुनकर वो कैप्टन चिल्ला के सभी से बोलते हैं चलो हम सभी लोग फिलाडेन की तरफ पीछे हटते हैं। उस कैप्टन के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था एक जगह पर एक मॉन्स्टर होता है, तभी वहां पर एक हंटर की टीम आती है और उस हंटर की टीम का जो कैप्टन होता है वो उस मॉन्स्टर को बीच में से चीरकर मार देता है। उस टीम का कैप्टन बोलता है साले ये पोर्टल तभी ओपन क्यों होती है जब हमारे साथ एंडरसन नहीं होता है। और तभी उसके बगल वाली लड़की उससे बोलती है कैप्टन चलो पहले पीछे हटते हैं और जब एंडरसन यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग साथ में मिलकर इन मॉन्स्टरों के ऊपर फिर से अटैक कर देंगे। ये सुनकर वो कैप्टन चिल्ला के सभी से बोलते हैं चलो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम फिलाडेन की तरफ पीछे हटते हैं। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रांच मैनेजर ये सब कुछ देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है इतने क्रिटिकल टाइम पर आखिर पूरी दुनिया में पोर्टल ओपन हो रहा है, आखिर साउथ कोरिया में कोई भी पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा है। और तभी हुमिंग ब्रांच मैनेजर से बोलती है ब्रांच मैनेजर पूरी दुनिया की सिटीज से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे लगता है कि उन सभी को पता है कि साउथ कोरिया में कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हो रही है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है अगर हम बाकी की सिटी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं और अपने सभी हंटर उनके पास भेज देते हैं और उसके बाद हमारे साउथ कोरिया के अंदर कोई भी पोर्टल ओपन हो गया तो उस पोर्टल को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई भी हंटर नहीं बचेगा। और अगर हम बाकी की सिटी की हेल्प नहीं करते तो साला बाकी की सिटी बोलेंगे कि हमने उनकी हेल्प भी नहीं की। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर बोलते हैं क्या हमें अपने लोकल हंटर को वहाँ पर भेजना होगा, क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलते हैं जिन एस क्लास के हंटर ने फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था आखिर वो सभी हंटर कहाँ पर है। हुमिंग ब्रांच मैनेजर को बताते हैं कि जापान और चाइना के जितने भी हंटर थे उन्होंने मिलिट्री कॉम्बैट यूनिट को ज्वाइन कर लिया है और अमेरिका और यूरोप के जो हंटर हैं वो बहुत ही जल्द लोकल कॉम्बैट यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। और तभी ब्रांच मैनेजर के पास किसी का कॉल आता है तो ब्रांच मैनेजर देखता है कि वो चानहो का कॉल है और ब्रांच मैनेजर उसकी कॉल को पिक कर लेता है। कॉल पर चानहो ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं हमारे साउथ कोरिया में जितने भी एस क्लास के हंटर हैं उन सभी को इकट्ठा करो क्योंकि हमारी डायसुंग क्लैन एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम किसी दूसरी जगह
का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंडरसन अपने आसपास की जगहों को देखकर बोलता है वाओ ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और वो आसपास की जगहों के साथ में अपनी सेल्फी ले रहा होता है। वहीं पर पीछे से दो लड़के जा रहे होते हैं, वो एंडरसन को देखकर बोलते हैं 1 मिनट रुको, क्या ये एंडरसन है? ये तो अमेरिका का नंबर 1 एस क्लास का हंटर, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि अमेरिका के ऊपर तो बहुत सारे मॉन्स्टरों ने अटैक कर रखा है। और तभी एंडरसन उन दोनों को बुला लेता है और अपना फोन उन दोनों को देते हुए बोलता है क्या तुम लोग मेरी एक फोटो खींच सकते हो? तो आगे से वो दोनों बोलते हैं हाँ, और फिर एंडरसन एक फोटो के लिए पोज बनाते हुए बोलता है तुम दोनों का बहुत ज्यादा थैंक यू। इसके बाद हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जितने भी एस क्लास के हंटर होते हैं और डायसुंग क्लैन के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी एक साथ बैठे होते हैं, और उन सभी के बीच में हमारा हीरो मैक्स बैठा होता है। मैक्स उन सभी से बोलता है तो फिर ठीक है, अब उन पोर्टल वाले कमीनों से किस तरह से निपटना है हम इसके बारे में अपनी बात शुरू कर सकते हैं। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर चानो मैक्स से बोलता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो लोग टाइटन को दोबारा से रिकवर करना चाहती है। ब्रांच मैनेजर बोलता है तो उन लोगों का गोल ये है कि वो लोग टाइटन को रिकवर करने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहती है, और उन लोगों ने लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए पोर्टलों को बनाया है। मैक्स उन लोगों से बोलता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला, ये जितनी भी पोर्टल है ये एक तरह का अल्टर है जहाँ पर किसी भी चीज को पाने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता है। तो पोर्टल खुलने के दौरान जितने भी बंदे मारे जाते हैं वो सभी टाइटन को रिकवर करने के लिए अल्टर के लिए एक सेक्रीफाइस है। ली चांगसिक बोलता है हाँ भाई लोग तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला। ली चांगसिक बोलता है ये लड़का है, इतने टाइम से मैं इसको लड़की इसलिए बना रहा था क्योंकि इसके सारे लक्षण लड़कियों वाले थे, लेकिन अब जाके इसके जो लक्षण है ना वो लड़कों वाले हो रहे हैं, तो मैं भी इसे लड़का बना रहा हूँ। ली चांगसिक बोलते हैं जब एक बार लोगों के सेक्रीफाइस का अमाउंट पूरा हो जाएगा तो क्या टाइटन फिर से रिकवर हो जाएगा? बैकहरिन बोलते हैं अगर हम उस टाइटन प्लेनेट को रिवाइव होने से रोकने का ट्राई भी करते हैं तो हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही सिटी की हेल्प कर सकते हैं। और तभी हानुल अपने पास एक पोर्टल क्यूब को निकालते हुए उसे टेबल पे रखते हुए बोलता है इस चीज को पोर्टल क्यूब कहा जाता है। उस पोर्टल क्यूब को देखकर सियोडोंगचुंग बोलता है क्या पोर्टल क्यूब? ये तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है। तो भाई लोग अगर तुम लोगों को याद नहीं कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर क्या है, तो एक बार ये लोग एस क्लास के पोर्टल के अंदर गए थे जहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टरों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, तो वहाँ पर सियोडोंगचुंग ने एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर का यूज किया था जिससे कि इनके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड आ गई थी। तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। हानुल बोलता है ये एक ऐसी चीज है जिससे कि पोर्टलों को खोला जाता है, इसे मैंने हंटर मैक्स से लिया था। और फिर मैंने और प्रोफेसर पार्क ने इस पोर्टल क्यूब को किस तरह से यूज किया जाता है इसके ऊपर कुछ रिसर्च की, और उसके बाद फाइनली हमने इस पोर्टल क्यूब को फाइनली एक टेलीपोर्टेशन क्यूब के अंदर बदल दिया, जिसके बाद हम पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सियोल क्लैन का लीडर जो हुआंगजुन है वो इसी टेलीपोर्टेशन क्यूब का यूज करते हुए अलग अलग लोकेशन पे जाके घूम रहा है। ये सुनकर जिम्मी बोलती है इसलिए हमारे लीडर ने मुझसे ये कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी कामों की वजह से अलग अलग जगह पर जाना है। सियोडोंगचुंग बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर हमें यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी बाकी की सिटीज में जाकर उन मॉन्स्टरों को मारना चाहिए। ली चांगसिक अपने मन में सोचता हम हंटर मैक्स के बारे में जितना भी सोचते हैं वो उसके लिए कमी होता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। बैकहैंड बोलती है हर क्लैन के साथ में इलाइट हंटरों के साथ में जाने में तुम लोगों का क्या ख्याल है? ये सुनकर हानुल बैकहैंड से बोलता है ये जो टेलीपोर्टेशन क्यूब है ये एक ही बार में इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ही बार में मैक्सिमम 7 ही लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। ब्रांच मैनेजर बोलता है यानी कि ये टेलीपोर्टेशन क्यूब ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, अगर यहाँ से सभी एस क्लास के हंटर चले गए तो हमारे साउथ कोरिया के तो घोड़े लग जाएंगे। मैक्स बोलता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे साथ चलेंगे। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर की फटके 4 हो जाती है। ब्रांच मैनेजर बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम सभी लोगों के यहाँ से जाने के बाद साउथ कोरिया के अंदर कोई पोर्टल ओपन हो जाती है तो हमारे तो घोड़े लग जाएंगे। मैक्स अपने सिस्टम के ऊपर अपने एक स्किल देखता है तो सिस्टम मैक्स को बताता है व्रेथ स्पैम्प, इससे तुम किसी भी जगह को टारगेट करके वहां पर टेलीपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वो जगह जितनी ज्यादा दूर होगी तुम्हारी माना की पावर उतनी ज्यादा लगेगी और टेलीपोर्ट करने का जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। और तभी चानहो बोलता है जब पिछली बार ये पोर्टल वाला कांड हुआ था तो मैक्स वहाँ पर एक अजीब सी पावर के साथ में वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया था। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है चानहो ने बिल्कुल सही बोला, मेरे पास भी एक टेलीपोर्टेशन की स्किल है जिससे कि मैं कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाती हैं। ली चांगसिक अपने मन में सोचता है क्या इसके पास में इस तरह की भी पावर है, और दूसरी तरफ हानुल अपने मन में बोलता है ये हमसे एक दूसरी लेवल पर है। जिम्मी अपने मन में सोचती है हंटर मैक्स की जो पावर है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, उसके पास बहुत सारी स्किल है। और फिर हम ब्रांच मैनेजर को देखते हैं। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि हंटर मैक्स उन लोगों की हेल्प भी करना चाहता है और खुद भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये एक तीर से 2 निशाने मारना चाहता है और इसने इसके लिए हमें प्लान भी बता दिया है। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर बोलता है तो फिर ठीक है चलो इस
ऑपरेशन को स्टार्ट करती है। मैक्स तालियां मारते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, सब डिसाइड हो गया तो अब जल्दी से चलती हैं। तभी रूसियो मैक्स को बुलाती है और मैक्स से बोलती है, मास्टर आपको नहीं लगता कि एवेंजर की तरह ही हमारी टीम का भी एक नाम होना चाहिए? बैकहेरन रूसियो को चिढ़ाती हुई उससे बोलती है, मुझे लगता है कि तुम पूरी मीटिंग के दौरान इसी के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर रूसियो को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी क्या ही कर सकती है। मैक्स अपने सिर के ऊपर हाथ मारते हुए रूसियो से बोलता है, हाँ हमें अपनी टीम के लिए एक नाम की जरूरत है, अगर तुमने कुछ सोचा है तो तुम हमें बता सकती हो। रूसियो मैक्स से बोलती है, आजकल के बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है तो हम अपनी टीम का नाम के कैट रखेंगे। ये अजीब सा नाम सुनकर वहाँ पर आगे से कोई भी नहीं बोलता तो रूसियो खुश होकर बोलती है, तो फिर ठीक है, आज से ये डिसाइड हो गया कि हमारी टीम का नाम के कैट होगा। मैक्स बोलता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी नाम से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तो अब जल्दी से हम सभी लोग चलती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सेडोंग प्रोविंस चाइना का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलकर एक साथ खड़े होती हैं और आगे से उन मॉन्स्टरों की आर्मी के सामने चाइना के हंटर्स की आर्मी भी खड़ी होती है। वो सभी हंटर एक साथ बहुत सारे एरोज को उन मॉन्स्टरों के ऊपर शूट करते हैं और आगे से वो सभी मॉन्स्टर भी उन हंटर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन दोनों टीम के बीच में आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं और वो सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो सभी हंटरों के ऊपर भारी पड़ रही होती है। और तभी हम एक हंटर लड़की को देखते हैं जो अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी पावर को अपने स्पेयर के साथ में फ्यूज करके उन मॉन्स्टरों के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां पर एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाती हैं। वो हंटर लड़की चिल्ला के उन हंटर आर्मी से बोलती है, हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, इसलिए सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। उस हंटर लड़की की बात सुनकर सारे लौंडे जोश में आ जाते हैं और वो एक बार फिर से उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं और आगे से वो सभी मॉन्स्टर भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी लोगों के बीच में गपागप स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम चाइना के हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनरोंग अपने कंट्रोल रूम में से ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जिनरोंग अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा चाइना पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है तो वो उससे बोलता है, मुझे बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए क्या न्यूज है। उसकी सेक्रेटरी उससे बोलती है, साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन ने हमसे ये कहा कि अगर हम उनकी शर्तों को मान लेते हैं तो वो अपनी 6S क्लास की हंटरों को हमारी हेल्प करने के लिए भेज सकती हैं। ये सुनकर जिनरोंग बोलता है, अभी के टाइम ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो ये साउथ कोरिया क्यों कर रहा है। उसकी सेक्रेटरी उसे एक लेटर दिखाती है जिसमें साउथ कोरिया की शर्तों के बारे में लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम लोग हमारी शर्तों को मान लेते हो तो हम अपने 6 हंटरों को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज सकती हैं और हमारे हंटर जिन भी पोर्टल को क्लियर करेंगे तो वहाँ से जितने भी रिसोर्स मिलेंगे वो हमारे हंटरों के हो जाएंगे और हमने एक टेलीपोर्टेशन बनाया है जिससे कि हम बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ सकते हैं। इसके बाद हम साउथ कोरिया का हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, यानी कि अपने वाला हंटर एसोसिएशन। तो वहाँ पर जो बंदे काम कर रहे होते हैं वो ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर चाइना ने हमारी सभी शर्तों को मान लिया है। और तभी दूसरा बंदा भी बोलते हैं, जापान और इंडिया ने भी हमारी सभी शर्तों को मान लिया है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलते हैं, उन सभी को बता दो कि के कैट की टीम उनको हेल्प करने के लिए आ रही है। तो हुमिंग बोलती है ठीक है, और साथ ही ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये के कैट की टीम का नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसके बाद सीन वापिस उन मॉन्स्टर उन हंटरों की फाइट पर आ जाता है, जहाँ पर उन मॉन्स्टर उन सभी हंटरों की अच्छे से मार ली होती है और यहाँ तक कि उन मॉन्स्टर ने उस लड़की की भी मार ली होती है। वो बेचारी अपने घुटनों के बल बैठी होती है और तभी वो लड़की एकदम जोश में आकर बोलती है, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती क्योंकि मैं चाइना की एक A क्लास की हंटर हूँ। तो उस A क्लास की हंटर को ज्यादा चिलम चुल्ली करते हुए एक मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और आगे से वो A क्लास की हंटर भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई वहां पर बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो A क्लास की हंटर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर हमारी हीरोज की टीम आ गई होती है और ये अटैक मैक्स ने किया होता है। रूसियो बोलती है, यहाँ पर के कैट की टीम तुम्हें बचाने के लिए आ गई है। मैक्स भी एक खतरनाक स्माइल करते हुए बोलते हैं, इन पोर्टल से बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा है, चलो इन सभी को क्लियर करती है। मैक्स के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और हाँ, मेरे दोस्त ने अपने चैनल के ऊपर एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर फाइनल बॉस होता है, लेकिन सिस्टम उसकी पावर को चुरा लेता है और वो बेचारा फिर से एक लेवल से स्टार्ट करता है। वो किस तरह से ग्रो करता है वो लोग तुम उसकी वीडियो को देख लेना, इसकी लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।